थैंक यू सर। तो बेटा फिर हम आपको बता रहे थे कि समीकरण को दो तरह से संतुलित किया जाता है। यस सर। एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, यस सर। तो बेटा ऑक्सीडेशन विधि से, सॉरी, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे करेंगे, कितने माध्यम में करेंगे, तो ये सब आपको कल हमने सिस्टम सिखाना है। यस सर। अब कल मेल लगे नहीं तो खत्म हो गया। यस। तो हमने इनको सुबह को कहा था कि आप बुक ले आइएगा, एक सवाल दोनों में समझा देंगे। तो आप पूछिए सवाल उसमें। और आयन इलेक्ट्रॉन विधि से पर मैग्नेट आयन, आपको इसकी नाम नहीं आता है, आप ऐसे ही पढ़िए कि हम पढ़ के नाम हाइड्रोजन आयन Fi को +3 Mn को +2 है +S। अब आप पहले सीखिए कि इस सवाल को कैसे पढ़ना चाहिए था, तो इनको जितना आया उतना इन्होंने पढ़ा। ठीक है? यस सर। अब सुनिए, सवाल एक था ये लिखा था कि निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ठीक है? यस सर। और सवाल ये रहा, परमैग्नेट आयन, फेरस आयन और हाइड्रोजन आयन क्रिया करके फेरिक आयन और मैग्नीज आयन तथा पानी बनाता है। यस सर। यस सर। तो हमने कल आपको याद होगा सवाल में कहा था कि बेटा सवाल में ही रहेगा कि अम्लीय माध्यम में करना है कि क्षारीय माध्यम में करना है। तो कल बताए थे अगर सवाल में हाइड्रोजन आयन दिख जाएगा तो जान जाना अम्लीय माध्यम। यस सर। इसका मतलब ये सवाल हमको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से अम्लीय माध्यम में करना है। यस सर। तो हमने कल का नियम लिखवा रखा है कि पहले आप उसमें से प्रथम और द्वितीय अर्ध अभिक्रिया को छांट लीजिए। यस सर। फिर छांटने के बाद फिर हमने 4 स्टेप सुना रखा है। यस सर। पहले अणु बैलेंस करिए, यस सर। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ दीजिए। यस सर। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन जोड़ दीजिए और फिर लास्ट में आयन बैलेंस कर दीजिए। फिर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यस। फिर यही प्रोसेस दूसरी दूसरी के साथ लीजिए। यस सर। और फिर दोनों को योगफल समीकरण की तरह हल कर लीजिए। और अगर क्षारीय माध्यम में करना है तो जितना हाइड्रोजन आयन उसमें आएगा उतने हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ जोड़ देंगे। यही कल खत्म पड़ जाएगा। यस सर। तो आइए चुनते हैं, तो मैग्नीज वर्सेस मैग्नीज। यस सर। यानी ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, यस सर। ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। यस सर। तो पहले हमको कहा गया कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन को चुनिए। तो अब देखिए हमने ले लिया फर्स्ट हाफ रिएक्शन। यस सर। अब इस फर्स्ट हाफ रिएक्शन को ऐसे नोट कर लीजिए, परमैग्नेट आयन वर्सेस मैग्नीज। ठीक है? यस सर। कल हमने और बताया था अगर आपको फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ नहीं छांटने आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए। यस सर। तो 4 दूनी 8 1 7। यस सर। तो इसका 7 हो गया। यस सर। आइए देखिए 2, तो 7 से घट के 2 हो गया यानी रिडक्शन हो गया। यस सर। यहाँ +2 से बढ़ के +3 2 हो गया। यस सर। और बताए थे कि एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन वाला फर्स्ट हो गया, रिडक्शन वाला वाला सेकंड हो गया। कल सवाल में सिद्ध किया गया बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन बहुत नहीं है। यस सर।
तो ये देखो इसका इससे चल रहा है। अब हमने जो नियम लिखा है उसका देखो यूज करना। पहला नियम तुमने लिखा था कि पहले अणु बैलेंस कर लो। तो देखो अणु तो एकदम चकाचक दिख रहा है। कैसे देखो यहाँ एक मैग्नीज यहाँ यानी ये तो बैलेंस किया कराया यानी कि स्टेप नंबर 1 क्रॉस कर दिया। अब दूसरे में मैंने लिखा था कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पानी जोड़ना। इसका मतलब अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। देखो कैसे करना। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो हमको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कहा गया था पानी जोड़ना। तो बोलो 4 ऑक्सीजन के लिए कौन पानी जोड़ते हैं? 4 हो गया भाई? अब कल का गया कि जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन बैलेंस जिधर हाइड्रोजन नहीं है उधर ना हाइड्रोजन आयन जोड़ लेंगे। NaN4 मैग्नीज आयन 4 गुना के 8 देखो 8 हाइड्रोजन है तो देखो हाइड्रोजन आयन जोड़ 4 गुना 8। अब हमने कहा कि जब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा तब आयन बैलेंस करना। MeN4 8 हाइड्रोजन आयन Men+2 4 पानी। बोलो इस साइड में हम 7 आयन थे। तो 8 + 1 माइनस तो +7 हो गया। इधर बोलो 2 थे यानी इधर 5 का अंदर है। कल बताएंगे कि जितना ज्यादा रहेगा उधर उतना ही रखना। देखो 5 और 1 6 8 घन 8 घन में 6 निकल गया 2 घन हो गया। अब हमने कहा था जब बैलेंस हो जाएगा तो उसे मान लेना है। जो कल का पढ़े हो पढ़ के आए ही हो। नो सर। अब क्या करना है? सेकंड। अब चलो सेकंड हाफ रिएक्शन ले लें। बोलो फेरस बनाम फेरस आयन वर्सेस फेरिक आयन। बोलो वही रूल है। पहले डेल्टा बैलेंस देखो एक आयन एक ये तो बैलेंस। अब दूसरा स्टेप था कि ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन तो ये तो मामला पास हो गया। अब हाइड्रोजन वो भी पास हो गया। सीधे आयन यहाँ 2 धन है 3 धन है। अब कल बता रहे थे कि अभी बहुत समीकरण से हल तो देखो यानी कि फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर by solving the both equation और ये रहा पर मैग्नेट प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज आयन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वही पढ़ना है। यस सर। फेरस आयन फेरिक आयन प्लस अब कल बोलेंगे कि बेटा युगपत समीकरण जैसे कक्षा 8 में करते हैं। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 5 से पूरा कट जाएगा। यस सर। अब लेफ्ट में जोड़ दो राइट में पर मैग्नेट आयन
प्लस 8 हाइड्रोजन आयन 5 फेरस आयन। अब राइट में आओ, मैग्नीज आयन प्लस ये आ गया बैलेंस इक्वेशन। अब कल बताए थे कि बेटा तुरंत चेक भी कर लो सही है कि गलत। पहले आयन बैलेंस देखो यहाँ 8 प्लस 5 गुना 10 18 एक 70 यानी कि 17 प्लस आयन है। इधर देखो 5 3 17। अब तुम देख सकते हो ये अम्लीय माध्यम में बैलेंस हो गया और हमको अम्लीय में ही कहा था। लेकिन कल हमने कहा कि बेटा अगर मान लो क्षारीय में रहेगा तो अब क्या करोगे? तो आओ वो भी लेते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं यदि केस बना देते हैं कि यदि क्षारीय माध्यम में तो कल बताया थी कि अगर क्षारीय माध्यम में होगा तो जितना हाइड्रोजन आयन है उतने हाइड्रोक्सी आयन जोड़ दिया। देखो ये 8 हाइड्रोजन आयन 8 हाइड्रोक्सी आयन परमैंगनेट आयन प्लस 8 हाइड्रोजन आयन देखो 8 हाइड्रोक्सिल आयन प्लस 5 फेरस आयन मैग्नीज आयन 4 वाटर 5 फेरस आयन 8 हाइड्रोक्सिल आयन दोनों साइड जोड़ दिया। बोलो 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोक्सिल के लिए बोलो 8 पानी में बन गया 5 फेरस आयन मैग्नीज आयन वाटर 5 फेरस आयन 8 हाइड्रोक्सिल आयन और इधर 8 पानी इधर 4 संगत करते हैं 4 पानी खत्म हो गया। अब देख लो अब इसमें से हाइड्रोजन आयन गायब हो गया है अब हाइड्रोक्सिल आयन आ गया है। अब ये समीकरण क्षारीय माध्यम में बैलेंस इसका मतलब परीक्षा में अगर आया है क्षारीय माध्यम में करो तो बोलो इतना के बाद इतना बढ़ना पड़ेगा। अब पता करो सही है कि गलत। देखो 5 गुना 10 10 में से एक गया 9 यानी तक प्लस 9 चाहते हैं। इधर 5 ये 15 देख रहे हो मेरा 2 17 प्लस 8 निकल 17 में से 8 इसीलिए कल कहते हमने अभी जो कल वो पढ़ाया था उसका एक सवाल बना के दिखाया लेकिन अभी एक विधि और पढ़नी है जल्दी करो तो कल आपने बोला था 2 विधि से अब दूसरी विधि बता रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि यानी बाय ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या विधि देखो इसमें क्या करें कल बता रहे थे कि बेटा ये वाली विधि एकदम सरल है इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहले तो दिया हुआ समीकरण है उस समीकरण में सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कल का जवानी भी निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के
पहले चेक कीजिए कि कौन एक ऑक्सीडेशन हुआ और कौन एक रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन में आपको पता है नंबर में वृद्धि हुई होगी, Yes, sir. रिडक्शन में नंबर में कमी हुई। जितने की वृद्धि या कमी हुई है यस सर। बस उसी का क्रिया पूरा करना। बस पहले उसे Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो पहले क्रिया नोट दिए गए समीकरण का ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर पहले यह देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। First of all, we find out the oxidation number of each reactant and then we find out the deficiency and the increment in their oxidation number। कि हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई होगी Yes, sir. और जिसका रिडक्शन हुआ उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी यानी कि अब देखना है कि कितने की वृद्धि और कितने की कमी। पॉइंट नंबर 2 ऑक्सीडेशन नंबर में हुई वृद्धि और कमी को ज्ञात करते हैं। आप लिख चुके हो ऑक्सीडेशन नंबर की वृद्धि और कमी को ज्ञात करते हैं। ओके और फिर उनका तेलिय गुणा करके तेलिय गुणा करके हल कर देते हैं। After that we make the cross multiplication। We make the cross multiplication and solve। मैंने तेलिय गुणा करके और सॉल्व कर लिया। यस ठीक है। Yes, sir. अब चलो कि एग्जाम्पल से देखें। बोलो अब उसका बोलो हमने ऑक्सीडेशन नंबर का तो वही वही बताया HCl HCl2 FeCl3 HCl CL4 FeCl। अब ये जो सवाल पढ़ रहे थे वो आयन इलेक्ट्रॉन के लिए आयन आ रहा है इसलिए मैंने एक बार नहीं ऑक्सीडेशन का ये बता दिए उसी सब में। अब चलो अब जैसे ये सवाल है और इस सवाल को कहा गया कि ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा पहले करो। तुमने नियम लिखा कि पहले हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर चलो तो कल का मालूम है जवाब बोलो क्लोरीन का 1 क्लोरीन का 1 प्लस 2 हो गया Yes, sir. -1 प्लस 3 -1 प्लस 4 -2 प्लस 2। इसमें कोई आपत्ति No, sir. अब तुम समझ गए हो कि जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया तो वो कहां से लगाएगा। Yes, sir. यस तो आइए सीखते हैं
अब आपने लिखा कि पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर आपने कहा कि अब देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। देखो +2 से बढ़ के ये ऑक्सीडेशन का देखो +3 से स्टैनस का स्टैनिक में ऑक्सीडेशन और पेरिक का रिडक्शन। अब आपने लिखा अगला पॉइंट कि अब उनका क्रियन पूरा कर देंगे। तो देखिए यहाँ 2 से 4 बढ़ा यानी 2 की वृद्धि हुई है। यहाँ 3 से 2 बढ़ा है माइनस -1 की कमी हुई है। अब देखिए एक का गुणा इसमें SCN2 अब जो उधर के उसको बैलेंस अब तो समझ गए होगे क्या करना है मुझे नहीं करना है। SNCl2 + 2K वेरी करेक्ट। SCN-Cl2 यहाँ 2 आयरन है तो दो अगर देखो 3 × 6 = 8 4 8 है। दो आयरन दो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत इजी होता है। अब बोलो कहां दिखता है? तो बेटा अब आप परीक्षा में जब होगे तो देखना कि कौन विधि से मांगा। अगर वो कोई विधि नहीं कहा है तो तुम्हारी मर्जी, कहा है तो वही करना। वैसे तो नहीं कर काम रह गया था क्योंकि नहीं इसमें नहीं हो पाया। जल्दी करो। अब जब तुम पढ़ने जा रहे हो ना बेटा, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्फाबेट रेडिकल है। जैसे एलकेजी में अगर तुम नहीं पढ़े होते तो आज तुम 11 में नहीं आए होते, क्योंकि एलकेजी में तुमने अल्फाबेट पढ़ा ABCD और तब तुम आज पढ़ने के लिए। इसी तरह हमने कल वाले लेक्चर के लिए भी कहा था कि जो इस चैप्टर को एक्सेंट हुए बिना पढ़ेगा उसी को 12 में सब आएगा। और आज भी कहना अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, अब ये तुम अच्छे से पढ़ लिए तो पूरी 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुमको 35 नंबर की है वो आएगी 70 नंबर में 35 नंबर। आप समझ गए? कार्बनिक बेटा इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा है। तो चलो पहले सीखना जाए कि कार्बनिक रसायन विज्ञान को कहते हैं। यहीं से एक स्टेप होता चला है, समझना ज्यादा से जहां भी प्रॉब्लम है तुरंत खड़े हो डिस्कस। देखो बेटा यह रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक रासायनिक पदार्थों या यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी इसका अध्ययन करोगे कार्बनिक पदार्थों का, यानी यहाँ सिर्फ कार्बनिक यौगिक का अध्ययन होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। तो इस शाखा का नाम होगा क्या परिभाषा बनेगी? कार्बनिक रसायन विज्ञान
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक रासायनिक पदार्थों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। No, sir. This is a branch of science in which we study the organic compounds or substances. It is called Organic chemistry. Organic chemistry. आगे? Yes, sir. यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कार्बनिक रासायनिक पदार्थों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। A branch of science in which we study the organic compounds is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपके दिमाग में आके ये छूट घुस गया होगा कि भैया हम इसमें कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो मन कहेगा नहीं कार्बनिक यौगिक होता है, तो कार्बनिक यौगिक अब यहाँ से अब हम लोग धीरे धीरे गहराई में उतरना शुरू करेंगे। और किसका अध्ययन कर रहे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Yes, sir. जो इसके नीचे इंग्लिश में लिखे हैं। We want to study the organic compounds। तो अब हमारे दिमाग में उठेगा कि कार्बनिक यौगिक होता क्या है? Yes, sir. तो आप जानते हो कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है। अब देखो हमने यहाँ लिखा So we know that when two or more than two elements are combined together, so then they form the compounds। जो आपने 11 के फंडामेंटल में पढ़ा था 9 परमाणु बाद परमाणु से अणु बनेगा, अणु से यौगिक। सही है? Yes, sir. लेकिन आपको अब कह रहा है कि हमें यौगिक तो चाहिए लेकिन कैसा? जब कार्बनिक शब्द को सुनो तो तुम्हें सर ये कह रहा होगा कार्बन से बना हुआ। Yes, sir. कार्बनिक कार्बन से बना हुआ। यानी इसमें एक तत्व जो है आपका फिक्स हो गया। Yes, sir. वो कार्बन होना चाहिए। Yes, sir. रोहित कार्बन होना चाहिए। Yes, sir. और दूसरा जोन Carbon. यदि एक कार्बन यानी इस पूरे कार्बनिक यौगिक का हीरो Carbon. है। और आपको आज एक मोटिवेशन मिल जाएगा। जो लोग ये कहते हैं, पहले बहुत समय पहले हिंदी में एक मुहावरा हुआ करता था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। Yes, sir. मतलब एक आदमी सब काम नहीं कर सकता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट था कि अकेला क्या कर सकता है, ये केवल उन लोगों का कॉन्सेप्ट आज बन के रह गया है जो लोग कामचोर हैं अथवा वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी समस्या कोई बाहरी आके हल कर दे। Yes, sir. और आप देखना कुछ इंसानों में ऐसी मनोवृत्ति होती है कि वो सोचते हैं कि हमें ये काम ना करना पड़ा, कोई आके हमारा कर दे। Yes. तो आपको आज से अपनी मनोधारणा चेंज करनी होगी, यानी आपको कार्बन जैसी प्रॉपर्टी लानी होगी।
इसीलिए आज के डेट में जब आप कहीं बड़े बड़े मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं तो लोगों को कहना पड़ता है कि आपको एमपी बनना होगा। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मल्टीपर्पज, यानी कि जिसके पास कई उद्देश्य की क्षमता हो, यानी एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता हो। और आप जानते हो कि आज के डेट में कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर बना लिया जाए तो एक जगह से कई चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। तो आज का ये नेचर है, और जो बच्चा अपने को ऐसा बनाएगा वही का आने वाले दिनों में फ्यूचर है। बाकी क्या तो ताकि बनाएंगे या दूसरों के लिए काम करेंगे। जैसे आप देखिए ना, समाज में सब लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरों से काम करवा रहे हैं। जैसे अपने देश में देखिए कि अंबानी लाखों लोगों को नौकरी देके काम कर रहे हैं, और लोग पढ़ लिख जो लोग हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो यही बात आपको माइंडली अपने मस्तिष्क में बैठाना होगा, और इससे आप प्रेरणा ले सकते हो। कैसे शुरू में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से पहले इसको एक्सप्लेन कर लो, तब समझाना शुरू करता हूँ, क्योंकि हमें यहीं से एक शेड्यूल करना है। तो देखो, जब आपका यौगिक बने उसमें एक तत्व कैसा होना चाहिए और दूसरा तत्व कुछ भी, यानी कि जब कार्बन भिन्न तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है तो उस यौगिक को पहले सामान्य डेफिनेशन क्लियर है। यानी जब कार्बन भिन्न तत्वों से मिलकर यौगिक बनाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जब तुम फंडामेंटल पढ़ रहे थे, जब आए थे एडमिशन लेके, तो रसायन का तुम फंडामेंटल पढ़ाया गया, इसीलिए ये सब पढ़ा दिया। अब तुम स्पेशली उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो समझ में आ गया। कार्बन जब भिन्न तत्वों से क्रिया कहते हैं, यौगिक बनाता है, तो उस यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। with the carbon reacts with variable kinds of elements. Variable kinds of elements and form the compound. So this compound is called organic compound. और शॉर्टकट याद करिए, कार्बन से बना यौगिक कार्बनिक यौगिक, कार्बन वेट कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब आ गया समझ? इसीलिए मैंने कहा कार्बोनिक यानी कार्बन से बना हुआ, यानी कार्बन से बना हुआ। तो कार्बन वेट कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हो गया? यस सर। अब आपको दिमाग में कंपटीशन की बात ध्यान रखनी होगी। प्रकृति में चार ऐसे चीजें हैं जो कार्बन से बने, लेकिन उन्हें हम कार्बनिक यौगिक नहीं। अब आपको कहोगे सर अभी तो आपने ये बताया। यस सर। इसका मतलब इसीलिए मैंने कहा पहले सिस्टम सीखो फिर उतरते हैं धीरे धीरे। तो अब आपके मन में उठेगा कि जब कार्बन से बना है तो उसे कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं कहा जाता है? यस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ और बातें हैं जो कार्बनिक यौगिक के लिए जरूरी है। वो बातें क्या हैं? कि केवल वही कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा जिसमें कार्बन आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा? आइसोमेरिज्म। आप अगर टेन को कैलकुलस से पढ़े होंगे तो वहां कार्बन की दो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी।
कि फोर्थ ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं वो एलोट्रोपिज्म भी शो करते हैं और आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। समझ गए ना? तो जो केवल आइसोमेरिज्म शो करेगा वही वाला केवल कार्बनिक है। तो इन चार को मैं कह रहा हूँ वो चार लोग आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, इसीलिए उन्हें हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं, चाहे वो भले कार्बन से हो। यस सर। तो कौन से? तो वो है कार्बन के ऑक्साइड। अब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके 3 ऑक्साइड बनाता है, मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड और सल्फाइड। यानी कि कार्बन के बने हुए ऑक्साइडों और सल्फाइडों को हम कार्बनिक यौगिक नहीं करते, क्योंकि ये लोग आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब मैं लिख के समझाता हूं। देखो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर से करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इन सब में कार्बन है कि नहीं? यस सर। लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये सब आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते। यस सर। अब आपके मन में उठ गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? यस सर। तो वो बाकायदे एक टॉपिक के साथ अध्ययन किया जाएगा। तो अभी पहले मैं इसका प्राइमरी पढ़ा के वहीं आऊंगा। यस सर। तो चलिए एक करके सीखते बढ़ते हैं। तो अभी के लिए खोपड़ी में बैठा लें कि कार्बन के ऑक्साइडों और सल्फाइडों को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं करते, बाकी इनको छोड़ के जो भी कार्बन से बनेगा वो सब कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। आया बेटे? यस सर। यानी वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो दैट्स व्हाई दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। The oxides and the sulfides compound of the carbon are also made by carbon, but they were never called, right? Yes, sir. The organic compound because they do not show the isomerism. So it is necessary only those organic compounds are those compounds which are formed by a carbon will be told the organic compound which will show the isomerism. आगे आप यस सर। तो इसीलिए ये लोग कार्बन से बने हैं, फिर भी इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आए। अब आगे बढ़ें। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जरा सा देखो कि वैज्ञानिक लोगों ने इसके लिए अलग से रसायन क्यों खोजा। देखो हमने कुछ दिन पहले कहा था कि कार्बन मल्टी टैलेंटेड है और मैंने कथा सुनाई कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो हमने कहा कि नहीं अब वो जमाना गया, जब जिस जमाने में जितना लालच था लोग कह देते थे। अब का क्या है कि अब अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा कर सकता मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे अभी देख रहे हो कुंभ महाकुंभ में करोड़ों लोग एक जगह जुट रहे हैं, लेकिन सरकार का तंत्र कंप्यूटर की मदद से सबको गाइड कर रहा है। एक जगह से वार रूम बनाया गया, वहीं से पूरी व्यवस्था को संचालित कर रहा है। अब समझो, इसीलिए तुम लोग को बेटा अगर जीवन में बनना है तो पहला चीज ये एब्सेंट होने की प्रवृत्ति त्यागनी होगी, पढ़ने को समर्पित होना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। अगर ये सब करोगे तो बेटा कुछ बनोगे जरूर। ये नहीं कर रहे हो तो जब हो ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? अब जो जिसको अच्छा लग रहा है वो अपना कर रहा है। पकड़ो, ध्यान दो। देखो शुरू में लोग जानते थे कि कार्बन, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सब प्रूफ दे दे के बोलूंगा। शुरू में सब लोग जानते थे कि कार्बनिक यौगिक को कृत्रिम तरीके से कभी बनाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, सुना होगा। उन्होंने वाइटल फोर्स थियरी दिया था, जैव शक्तिवाद का सिद्धांत।
और उन्होंने कहा कि जैव शक्तिवाद का मतलब कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल जीवित कोशिका ही कर सकती है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग रोज खाना खा रहे हैं और खाना पीना खा के मूत्र और मल में रोज के रोज यूरिया निकाल रहे हैं। अब तुम सब जानते हो यूरिया का नाम सुना ही होगा, NH2CO NH2, ये यूरिया का उसमें कार्बन है और ये हम जीव लोग ही पैदा कर सकते हैं, ऐसा शुरू में मान्यता था। इसीलिए जैव शक्तिवाद की थ्योरी में बताया गया, जिसको मैंने अभी कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहा गया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम मतलब प्रयोगशाला में हम लोग बनाते हैं, कृत्रिम तरीके से नहीं बनाई जा सकती। इसे केवल जीवित कोशिका ही बना सकती है। अब वो जीवित कोशिका चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, यानी इनके अलावा कोई नहीं बना सकता। कोई नहीं। तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक बोलर। उसने दुनिया को पहली बार अमोनियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट, देखो CNO लिखो, के द्वारा कृत्रिम तरीके से यानी कि प्रयोगशाला में यूरिया बना के दिखाया। यानी दुनिया में रसायन कार्बनिक रसायन में पहला वो कौन सा उत्पाद था जो बना? यूरिया। किससे बना? अमोनियम साइनेट या पोटेशियम साइनेट से। तो किसने बनाया? फ्रेडरिक बोलर। आधा दिमाग सब कंपटीशन है। अब चलो, अब ये देखो बना लिया इसने यूरिया। देखो NH4 में से 2 हाइड्रोजन निकल गया, NH2 हो गया। अब वो 2 देखो किसमें नाइट्रोजन ले लिया, C को। देखो बन गया नहीं यूरिया? आया बेटे? तो ये रहा पहला कंपाउंड जिसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया। और जब बनाया गया तो बताओ अब ये सिद्धांत खत्म हो गया कि नहीं? यही साइंटिस्ट ने दुनिया में पहली बार कृत्रिम तरीके से, ध्यान से सुनते रहना, कृत्रिम तरीके से कार्बनिक यौगिक को बनाकर उसने जैव शक्तिवाद के सिद्धांत को हमेशा हमेशा के लिए क्या कहा कि नहीं, इसे हम कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं। और जब उसने ये बना के दुनिया में दिया तो रसायनज्ञ इस क्षेत्र में आगे काम करने के लिए, और जब आगे काम करने के लिए तो पता चला कि ये अकेला कार्बन एक नहीं लाखों कंपाउंड बना सकता है। तो आज के डेट में हमारे पास लाखों कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन से बने हुए हैं। अब एक अकेला बताओ इतना बना रहा है, इसलिए अब इसको अलग से साइंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म दिया गया। इतनी बात समझ आ गया क्या? तो अब जो लोग ये सोचते थे ना कि अकेला कोई क्या कर सकता है, तो आप देख लो कार्बन क्या नहीं कर सकता। तो अब ये इसीलिए मैंने कहा कि आपको जो जिस संसार के लिए आप तैयार हो रहे हो, क्योंकि आपका समय आने वाला और प्रतिस्पर्धात्मक है, क्योंकि आप जब अभी 3-4-5 साल की पढ़ाई करके जॉब के लिए जाओगे तब तक भारत की आबादी 140 करोड़ नहीं रहेगी और बढ़ जाएगी, है ना? आपको अपने आजीविका के लिए और प्रतिस्पर्धा झेलनी है। तो इसीलिए सोचो कि जो कुछ नहीं पढ़ रहा है वो प्रतियोगिता में है ही नहीं। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि 1 लाख कंपटीशन देते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें से आधा आबादी खाली भरी है और उससे कोई कंपटीशन से लेना नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जैसे तुम्हारे साथ बैठ के लोग पढ़ रहे हैं। कोई एक दिन आ रहा है, 4 दिन गायब है। अब सोचो उसका क्या भविष्य? उसका कोई भविष्य नहीं।
तो वो क्या उसके माता पिता मना किए थे मत जाओ? नहीं, वो अपनी इच्छा से वो जानता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे दूसरे का नौकरी बनना है या आजीविका दूसरे ढंग से कमानी है। तो इसीलिए कोई पेड़ लगाओगे ना बेटा तो वो अचानक फल नहीं देगा, उसमें टाइम लगेगा। वैसे ज्ञान भी एक दिन में नहीं आएगा। तो सीखो। तो बेटा ये देख लो, ये जो तार्किक यौगिक है ये लाखों कंपाउंड बना लिया। अब बना लिया तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए अब आज के जमाने में जानते क्या है, आज के जमाने में यही तरक्की हमारे विनाश का कारण भी बनी हुई है। पहले कहावत होती थी कि मरते लकड़ी जीते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। सुने हैं ना? यस सर। मरती लकड़ी जीते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। यानी पहले माताएं घर ठहरता था, बच्चे पैदा कराती थी तो गांव की जो दाइयां होती थी, कुछ खास जाति के लोग, पर जाति नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको बुलाया जाता था कि चला उनके घर बच्चा हो, तो उनकी देख रेख में शिशु पैदा होते थे। ठीक है। और तब उस समय बच्चे को बाहर बैठाना है, घर में कुछ काम करना है, तो देखना सब लकड़ी के ही सामान यूज किए जाते। खाना भी लकड़ी में बनता, सोना बिस्तरा सब कुछ लकड़ी का। आज भी देखोगे मरने के बाद भी लकड़ी पे ही शरीर चलाया जाता है। तो देखो तो उन लोगों ने जो बनाया था वो कैसा था। अब आज तुम कह सकते हो कि मरते प्लास्टिक जीते प्लास्टिक देख तमाशा प्लास्टिक का। अब आज आप देख लो, मरे हुए जीना मरना जैसे में देखो, अगर बच्चा पैदा हो गया तो देखना उस बच्चे के लिए जब नाक कटेगा अम्बिलिकल कार्ड, तो उसके भी चाकू प्लास्टिक के ही थैली में आए। बाजार से कुछ खरीदने जाओ, सब्जियों लेने जाओ, वो प्लास्टिक है या नहीं? कोई भी चीज खरीदो बाजार से, सब में प्लास्टिक की कोटिंग होगी। और अब तुम्हारे घर आ गई है, देख लो अपने गांव के आसपास नाली हो, नहर हो या घर के अगल बगल नाली हो, देखना अगर वो जाने उसका कारण भी प्लास्टिक में सड़ने तो नॉन डिग्रेडेबल है। और जलाओगे तो कार्बन टूट के और खतरनाक करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ये रिसर्च हमारे लिए जानलेवा हो गया, लेकिन फिर भी इतना भी सरकार कंट्रोल कर रही है, फिर भी देखिए कि सब लोग अपने आदतों को नहीं बदल रहे। अब तो घर भी प्लास्टिक का बन रहा है, तुम्हारे बाथरूम का दरवाजा प्लास्टिक का, छत प्लास्टिक की, सब कुछ प्लास्टिक बना है। तुम्हारे कपड़े लत्ते सब, ये झोला में भी प्लास्टिक का रेशा लगा हुआ है। तो बेटे सोच लो कि कहां से कहां दुनिया जाती है। और एक दिन फिर इसी को सफाई भी होगी, क्योंकि इंसान हमेशा यही करता है, नई चीज पाता है, पुरानी छोड़ता है, फिर उससे ऊब जाता है, फिर उसको छोड़ता है, जैसे अभी पहले खेती ऑर्गेनिक होती थी, अब हमने जैसे ही यूरिया वगैरह कृत्रिम डालना शुरू किया, खेती बंजर होने लगी। अब रोज टीवी पर प्रधानमंत्री सब बोल रहे हैं ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, गाय भैंस पालो, गोबर से खेती करो। तो पहले कैसे हो रहा, तो ऐसे ही होता है। क्लियर हो गया? आइए अब इसमें देखा जाए तो इस यौगिक के निर्माण का अगर कोई हीरो है वो है कार्बन। तो जाना जाए कि आखिर इस कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है, क्या ऐसे गुण हैं कि यह अकेला इतने लोगों को मिलकर के यौगिक फॉर्म करता है। अब इसको समझने में आपको लेसन नंबर 3 दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी कि हमारा सारा गुना है संयोजकता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो आप सब बच्चे जानते हो कि कार्बन परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें यही सिखाया गया था कि किसी का गुण जानना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि आपको अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ही हमने एस ब्लॉक का लक्षण, बी ब्लॉक का लक्षण, तो 1:2 2 2
पता है कि किसी का भी चरित्र उसके आउटर मोस्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बताते हैं। यस सर। तो देख सकते हैं इसकी बारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अतः बताओ पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में है। यस सर। और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गए। यस अरे खाता तो जानी। यस सर। जो कैरेक्टर सिखाए जाते हैं तो बताए जाते हैं। यस सर। 3 लाख के ये तत्व हैं। यस सर। और इनकी बाहरी में 4 होने से बताओ इनको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर। इसलिए अगर 4 मिल गए तो ये बताओ -4 वैलेंस हो गया। यस सर। नहीं मिले +4 चलेगी। यस सर। अब तुम जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये मेटल का गुण होगा। यस सर। और ग्रहण करेगा तो यस सर। इसीलिए तुम्हें पता है कि चौथे ग्रुप को हम लोग मेटल वाइड यस सर। यानी धातु का समूह है। यस सर। तो कार्बन की दोनों प्रॉपर्टी है। यस सर। इसलिए कार्बन का नेचर है कि किसी भी हाल में हमको रिएक्शन करना है। यही वजह है कि अकेला कार्बन क्या कर रहा है, बहुत सारे तत्वों से रिएक्ट कर रहा है। अब कैसे करेगा तो देख सकते हो कि इसके पास 4 है। पीरियोडिक टेबल जो लोगों को आज भी हमें पता है कि इसकी प्रॉपर्टी टेट्राहेड्रल है, यानी है अकेले 4 को एक-एक दे करके जोड़ सकता है। यस सर। यानी चतुःसंयोजी है। यस सर। और अगर एक-एक किसी को न चाहिए तो बताओ 2 डबल बॉन्ड बनाने के सकता है। यस सर। इसी को मैंने इशारा कर दिया कि जो लोग पढ़े हैं उनको अपना माइंड में। और अगर कोई 3 लेने आए तो बताओ एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना के वो ले सकते हैं। यस सर। यानी कि एक अकेला कार्बन 4 लोगों को एक इलेक्ट्रॉन देके 4 सिंगल बॉन्ड बना के जोड़ सकता है। यस सर। अगर कोई को 2 चाहिए तो वो लोग 2 डबल बॉन्ड बना के जोड़ सकता है। यस सर। इस समय 4 लोगों को जोड़ेगा, इस समय 2 लोगों को जोड़ेगा। और अगर किसी को 3 चाहिए तो 3 ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना के जोड़ जोड़ सकता सकता है। है। यस सर। ये प्रॉपर्टीज के अंदर है। यस सर। अभी इतने नहीं है, अगर कोई यौगिक एक से ज्यादा कार्बन से बना है तो पहले वो अपनी चेन बनाना शुरू करता है। यस सर। और ऐसी क्षमता पूरे कंपाउंड में किसी चीज किसी के पास पास नहीं नहीं है। समझ आ रहे हैं? यस सर। इसलिए पहले एबीसीडी अच्छे से समझो। तो ये क्या कर सकता है, देखो क्या क्या कर सकता है। देखो पहला तो ये अकेले 4 लोगों के साथ सिंगल बॉन्ड बना के 4 लोगों को जोड़ सकता है। अकेले 2 डबल बॉन्ड बना के जोड़ सकता है। अकेले और अगर ये एक से ज्यादा है तब ये पहले चेन बनाएगा और चेन बना के तो यही वजह से अकेला कार्बन बड़े तत्वों से जुड़ करके कंपाउंड बनाता है। तो आइए अब दिखाता हूँ कैसे चेन यस सर। श्रृंखलन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैटेगरीज। चलिए यस श्रृंखलन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैटेगरीज। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के निर्माण में एक से ज्यादा कार्बन है, पहले दिमाग में बैठा हो क्या है, एक से ज्यादा कार्बन है, तब यह अन्य संयोजी परमाणु से जुड़ने से पहले वो श्रृंखला बनाना शुरू करता है, तब लोगों के साथ होता है। यदि कि हम आपको एक छोटी सी बात याद दिला दें, आज से कुछ वर्ष पहले यानी जब से मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है तब से जातीयता का बोलबाला देख रहे हो कि कम हो गया। नहीं तो 14 से पहले
पता नहीं आप उस समय और बच्चे रहे होंगे, तो जाति देख देख करके बच्चों की छात्रवृत्ति आती है। अगर फला जाति का है तो उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, दूसरे जाति के बच्चे को नहीं मिल रही। अब ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। तो आप सोचो कि तुम 21वीं शताब्दी में हो, क्या हाल रहे होंगे 19वीं शताब्दी में। समझ गए? तो देखना, ये 14 से पहले प्रदेश में जिसकी भी सरकार, इसीलिए जातिवादी कम्युनलिज्म सरकारें बनती थी। अब तो सब जानते हो कि अपने प्रदेश में ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो जाति पे चल रही हैं, तो ये तुम सबको पता है। तो उनकी सरकार बनती थी तो उस विशेष जाति के लोगों को नौकरी, विशेष जाति के लोगों को स्कॉलरशिप, और बाकी जातियां में आक्रोश हो जाता है। लोग आंदोलन करते थे, खिलाफ निकलते थे सड़कों पर। अब इधर देख रहे हो ऐसा नहीं, किसी को संतोष नहीं, सबको प्रदेश का नागरिक मान के सरकार सबकी देख रेख करती है, और ऐसे ही सरकारें चलनी चाहिए। बस वही चीज समझ लो सेम कार्बन के अंदर भरा हुआ है, यानी कार्बन भी जातिवादी है। वो पहले अपने जात के लोगों को पूछता है, बाद में धर्मा जाति को पूछता है। ठीक है? और हम लोग शाखा पर पहले जाते थे, आरएसएस की शाखा लगती थी पोखरा पे, आज भी लगती है, लेकिन हम नहीं जाते, तो वहाँ बहुत चीजें सिखाया जाता है। तो वहाँ जाते थे तो वहाँ हम लोग को एक खेल खेलाया जाता था, चेन बना के छुअंता, यानी पकड़े वाला खेल। जैसे 10-20 लोग हैं तो पहले आप आएंगे, दौड़ के जिसको पकड़ेंगे वो दोनों मिलके चेन बनाएंगे, आप दोनों मिल ऐसा खिलाओगे। बस वही जो प्रवृत्ति है वो इसके पास है। ठीक है? तो अब आप इसका टेंडेंसी पहले, इसलिए मैंने उदाहरण जाने का कोई मतलब नहीं था, कल ये सब जानने के लिए। तो जब भी कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें एक से ज्यादा कार्बन होगा तो वह पहले क्या करेगा, अपने कार्बन से जुड़ेगा और संयोजी परमाणु से बाहर। अब आपको संयोजी परमाणु क्या होता है, सेंट्रल एटम कैसा पढ़ा है, इसीलिए बोला कि वो चैप्टर आपके माइंड में भरा रहेगा बस। अब आइए जैसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये कंपाउंड आप देख सकते हैं, एक कार्बन का है, 9 में पढ़े मेथेन का है। अब ये देखिए 2 कार्बन का है, ये देखिए कार्बन का है, अब ये देखिए 4 कार्बन का है, देखिए। अब देखिए ये भी कार्बन से बना है, सब बने हैं, लेकिन यहाँ कार्बन के 2 एटम हैं, 3 है, 4 है। अभी 2 एटम है। तो आप लोग जैसा कि संयोजकता वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, बोलो ये सेंट्रल एटम है। मैं फिर से सेंट्रल एटम कंबाइन ये सब नहीं पढ़ाने जा रहा, सब पढ़ा दिया। तो इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ये शब्द बस एक मिनट सुनिए। तो मैंने कहा कि पहले ये संयोजी परमाणु से बने हुए, जैसे इसके पास 2 कार्बन, 4, 3, 2, पहले इन लोगों को कोई भावे नहीं देगा, पहले हम बिरादर पकड़ेगा, यानी ये अपने दूसरे के कार्बन से पहले जुड़ेगा, ये बाकी के 2 लोग से जुड़ेगा, ये 4 से जुड़ेगा, एक बात तो दूसरे से जुड़ेगा। तो इसी को कहते हैं कार्बन की श्रृंखला। समझना नहीं? इसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर बंध बनाने की प्रक्रिया को करके दिखाता हूँ। पहले डेफिनेशन को लिखा, in any organic compound, if their carbon are more than 1, so then first of all, carbon form the bond with the carbonate. So this formation of bonding is called
फॉर्मेशन ऑफ कैटिनेशन, यानी इस बंध बनाने की प्रक्रिया को श्रृंखला निर्माण करते हैं। अभी हम